अगर मेरे अकेले के कोरोना हो जाने से अगर पूरे हरियाणा प्रदेश का छात्र सेफ रहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगा। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन वो आपके साथ हाथ पकड़ के और आपको खींचते रह गए और आगे आज यहाँ तक लाकर बिठा दिया। अगर मैं कुछ चुनिंदा का नाम ले दूं तो फिर बाकी जो छूट जाएंगे उनके साथ अन्याय होगा। राजनीति में कदम रखा, पहला कदम क्या था? तो जो मेरा पहला चुनाव था वो मार्च 2013 में हुआ था। NSUI ही क्यों? छात्र संगठन तो और भी है। देखिए, पहले तो मैं एक गैर राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरी ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी। छात्र संगठनों के बारे में पहले से जानकारी थी आपको कि छात्र संगठन ABVP भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉलेज में आने के बाद पता चली चीज है कि भाई NSUI भी है, दूसरे और भी छात्र संगठन हैं। तो स्कूल टाइम में ऐसे कोई गुरु हो जिन्होंने कृष्ण अत्री को कभी किसी बात पे बोल दिया जाओ पीछे जाके मुर्गा बन जाओ? हमारे जो गुरुजी हैं वो इस पॉडकास्ट को बाद में देखेंगे, वो सुनेंगे। आज भी उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता है। बचपन में कैसे थे? क्या कभी माता पिता से किसी बात को लेकर मार खाई है कृष्ण अत्री? घर छोड़ के भाग जाता है कि मैंने मेरा नंबर आएगा पढ़ने का, क्योंकि अगर आपका घर मजबूत नहीं है ना, आप घर से मजबूत नहीं हो, बिल्कुल, तो फिर आप बाहर कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि किसी भी देश का भविष्य वहाँ का युवा होता है, वहाँ के छात्र होते हैं। लेकिन जब छात्रों की संघर्ष की बारी आती है, उनके हित की बारी आती है, तो फरीदाबाद से एक नाम हमेशा खड़ा होता है जो इस वक्त आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है। कृष्ण अत्री जी प्रदेश महासचिव हैं युवा कांग्रेस के, और आज इनसे बात करेंगे। राजनीतिक चर्चा आज नहीं होगी, इनके संघर्ष की बात करेंगे, इनकी राजनीतिक यात्रा की बात करेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई। कृष्ण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पॉडकास्ट में आप आ जाए और यहाँ बातचीत करेंगे आज। आपका धन्यवाद करण भाई, जो आपने मुझे मौका दिया अपने इस पॉडकास्ट में आने के लिए। कृष्ण भाई, मेरा पहला सवाल तो यही है, और सवाल राजनीति से हटके आज होगा जी, कि कैसे शुरुआत हुई कृष्ण अत्री की और कहाँ से राजनीति में कदम रखा, पहला कदम क्या था? देखिए, मैं 2011 में 11 से 12 में कोटा था, राजस्थान। अच्छा। तो वहाँ जो पैरामेडिकल टेस्ट जो अपना पहले, अभी तो नीट का होता है, पहले अलग अलग होते थे, IPMT होता था, ठीक है, और हरियाणा का अलग होता था, सारी चीजें थी। तो उसकी कोचिंग करने गया हुआ था एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में। ठीक है। वहां से वापस आने के बाद धुन एक ही थी कि MBBS करनी है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे साथ के हम 8-9 लोग थे एक साथ जो रहते थे, ठीक है, उनमें से 7 डॉक्टर हैं। अच्छा। जो वहाँ कोटा में थे, एक रिसर्च में है, वो आउट ऑफ कंट्री है, यानी ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो 7 हैं वो सारे के सारे डॉक्टर हैं। ठीक है। एक मैं आपके सामने बैठा हुआ। तो वहां से आने के बाद मैंने कहा ना, मुझे धुन थी MBBS की, MBBS ही करनी है। तो ऐसे ही मजाक में नेहरू कॉलेज का फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है। जबकि मेरे बड़े वाले ब्रदर ने बोला भी था कि तू दिल्ली यूनिवर्सिटी चला जा, ठीक है, वहां पढ़ ले, तेरा ठीक है, अपना अच्छे से अपनी पढ़ाई करियो, वहां पे कर लियो। मैं नहीं, मुझे करनी है MBBS है। ठीक है। तो फॉर्म फिल किया नेहरू कॉलेज का, उस टाइम ऑफलाइन होते, तब तो ऑनलाइन है। तो BSc मेडिकल में एडमिशन हो गया था मेरा। फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही निकला, पढ़ते रहे हम, चलता रहा। तो जैसे ही सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत हुई, ये 2012 के एंड की बात है। ठीक है। तो कॉलेज के अंदर हमारा NSUI का क्या होता है कि इंटरनल इलेक्शन होता है NSUI के अंदर, ठीक है, चुनाव करवाते हैं। तो उस चुनाव की सरगर्मी तेज हुई, तो वहां पे जो हमारे जो पहले साथी थे, हमारे जो सीनियर्स थे, वो उन सब चीजों में लगे हुए थे, काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे। ठीक है। तो उस समय पर उन्होंने मेरे से, जैसे मैं अपनी क्लास में, हमारी क्लास में 120 बच्चे थे, तो ज्यादातर सब में अपना फ्रेंड सर्कल था, सारे यार दोस्त थे लगभग। तो जैसे मेरे से कहा गया कि जी आई कार्ड से मेंबरशिप होती थी, तो आई कार्ड मांगे बच्चों के, जो आ रहे हैं प्रेजेंट है उनके, मैंने दिए। तो जैसे मांगे गए थे, जिस हिसाब से मांगे गए थे, उस हिसाब से मैंने थोड़े ज्यादा दे दिए, जैसे उम्मीद से ऊपर कहते हैं। तो उस दौरान फिर उन्हीं के साथ लग गया। तो लगे कहने लगे, जी भाई तुम भी चुनाव लड़ लो, बहुत सारी पोस्ट होती है। तो मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं कहने लगा, मैंने कहा भाई प्रेसिडेंट लड़ूंगा मैं तो, मुझे प्रेसिडेंट बनना। तो बोले कि उस पर तो पहले से ही लोग हैं, आप छोटा उससे लड़ो, दूसरी पोस्ट। तो जो मेरा पहला चुनाव था वो मार्च 2013 में हुआ था। अच्छा। जिला महासचिव। जीते हारे? जीता था। अच्छा। ऑब्वियसली जीता था। अच्छा। हाँ, 56 या 60 के आसपास वोट पड़े थे, जिनमें से 52-53 वोट मुझे मिले थे। जो दूसरा नंबर वाला था उससे 4 वोट मिले। NSUI ही क्यों? छात्र संगठन तो और भी है। देखिए, जब मैं आया, देखिए पहले तो मैं एक गैर राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरी ऐसी कोई विचारधारा नहीं थी कि जी हाँ, पर जब मैं आया तो वही सारे लोग वहां पे लगे हुए थे, वही सारे लोग मतलब उस समय सक्रिय भी थे वहां पे।
तो उन्होंने ही मेरे से मदद मांगी, कोई और आया भी नहीं। इन छात्र संगठनों के बारे में पहले से जानकारी थी आपको कि छात्र संगठन एबीवीपी भी है, नहीं NSUI भी बिल्कुल है? नहीं, मैं फ्रिक्वेंटली बोलूं, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। मैं गैर, जिस आदमी को एमबीबीएस करनी हो, जिस आदमी का टारगेट ही दूसरा हो, उसे राजनीति से लेना देना ही क्या, और जबकि गैर राजनीतिक परिवार से था मैं। ठीक है। तो इस कारण से मुझे पता नहीं था। तो कॉलेज में आने के बाद पता चली चीजें कि भाई NSUI भी है, दूसरे और भी छात्र संगठन हैं जो छात्रों में लड़ाई लड़ते हैं। तो इस तरीके से चीजें थी। बिल्कुल। फिर जब 2013 में पहला चुनाव लड़ लिया, जिला महासचिव बन गया, तो धीरे धीरे फिर सीखते गए। तो 2013 वाला जो पहला चुनाव हुआ, तो पहला चुनाव हो जाने के बाद में मैं धीरे धीरे करता रहा, सीखता रहा। प्रोटेस्ट होते, उन प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के भाग लेते, अपने क्लास के बच्चे भी होते, मेरा मामा का बेटा भी था, वो भी मेरे साथ ही था यहाँ। अच्छा। फिर जो हमारे पलवल से साथी आते थे, गांव देहात से जो लोग जुड़े हुए थे, वो सारे लोग हमारे साथ इन्वॉल्व होते थे। तो उनका जब परिणाम आने लगा, जैसे मैं सीखने लगा, 13 में तो सीखता था, लेकिन 15 आते आते जैसे जैसे हमारा दूसरा चुनाव आया NSUI का, NSUI में हर 2 साल के अंदर चुनाव होता है, 2 साल 3 साल के अंदर चुनाव हो जाता है। तो दूसरा चुनाव जो मेरा हुआ था वो 10 मई 2015 को हुआ था। ठीक है। जिलाध्यक्ष पोस्ट पे मैं लड़ा था चुनाव, और अकेला लड़ा था। किसी ने भी मतलब नॉमिनेशन फाइल नहीं किया था मेरे सामने। हाँ। अच्छा। हाँ, खौफ था? नहीं, खौफ नहीं कह सकते। नहीं, इसे खौफ नहीं कह सकते। इसे हमारी जो ग्रुप की ताकत थी, जो हमारे भाई बंधु थे, जो हम सब सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे, उन सबका एक वो था कि भाई हाँ, वो सूझबूझ भी थी आपस की। और हमारा जो ग्रुप था, मेरा जो ग्रुप था, उसकी तरफ से मैं ही था। ठीक है भाई, जो हमारे साथी हैं तो साथी रहेंगे, सीधी सी बात है। तो जिलाध्यक्ष के लिए मैं था, काम भी कर रहा था। तो सबने कहा भाई कृष्ण ठीक है। तो कृष्ण अत्री की प्रेरणा कौन है राजनीति में? आप देखिए, मेरी प्रेरणा तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। अच्छा जी, हरियाणा स्टेट की बात करूं, छात्र राजनीति तो उन्होंने भी की है। जी बिल्कुल की है, बिल्कुल की है। बड़ा लंबा संघर्ष रहा है। तो ऐसे करके फिर उसके बाद जब 2015 में जब जिलाध्यक्ष बन गया, 10 मई 2015 का पोस्ट जीत ही गया था। जिस दिन नॉमिनेशन अकेला हुआ, शाम को उसी दिन पता चलेगा जीत गए। लेकिन हाँ, वोट पड़ी थी, वोट भी डली थी, ऐसी बात नहीं है। गुड़गांव जाके हमारी वोट डली थी। अच्छा। हाँ, वोट डलती है इसमें, ऐसा नहीं है कि हवाई बातें नहीं होती। अच्छा। हाँ, पूरा प्रॉपर वे में मेंबरशिप होती है। अच्छा। स्टूडेंट होना मस्ट है, एज क्राइटेरिया भी होता है, स्टूडेंट सारी चीजें होती है। उसके बाद 2015 के बाद जब धीरे धीरे चीजें उठी, मतलब जो जो मुद्दे आने लगे, तो फिर मैं जब जिलाध्यक्ष बन गया था, तो जो हम सारे साथी मिलकर करते थे, फिर वो चीजें मेरे पे आ गई। वो जो हमारे और साथी थे वो सीनियर हो गए, उन्होंने कहा भैया संभालो चीजों को। तो मैं करने लगा, तो धीरे धीरे हमने स्टूडेंट्स की आवाज उठानी। तो ये जो डॉक्टर बनने वाला विचार था, ये कब निकला? 2013 में जब NSUI जो ये निकल गया था। NSUI के टाइम एक्चुअली में क्या था कि चीजें बदलते हुए कब बदल गई मुझे भी नहीं पता चल पाया, सच बताऊं मैं आपको। मैं जब मेरा एडमिशन हुआ था, तो जो मैम थी वहाँ पे, उन मैम से भी मैंने यही बोला था कि मैंने कहा मैम मेरी फीस रिफंड हो जाएगी क्या? तो मैम ने बोली क्यों? मैंने कहा जी मेरा एडमिशन MBBS में होगा। मैडम ने कही तो जब MBBS में इतना सारी चीजें करेगा तो यहाँ के 4000 रुपए का क्या करेगा? सही है। वैसे ही मैडम ने एक मजाकिया लहजे में बोला था, वो चीज मुझे आज भी याद है। और मैडम आज भी जब भी कभी मुझे मिलती है तो वही वाक्य दोहराती है, मैं क्या कहा था उस टाइम पे। हाँ, तो उसके बाद फिर चीजें चलती रही, धरने, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, सारी चीजें। तो ऐसा कभी कोई टाइम आया जहां कृष्ण अत्री ने अपने आप को डिमोटिवेट फील किया हो? कभी छात्र संघर्ष के दौरान, चुनाव के दौरान, या कोई भी मुद्दा उठाने के दौरान कभी ऐसा लगा कि नहीं, मैं अब मैं थोड़ा सा डाउन जा रहा हूँ इस मुद्दे को लेकर या इस बात को लेकर? कभी डिमोटिवेटेड फील किया हो आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि अगर आप किसी से उम्मीद नहीं रखोगे ना, तो फिर आपको डिमोटिवेट कोई नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। उम्मीद तो किसी से खास ऐसी होती नहीं। हम अगर किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो ये उम्मीद नहीं करते कि वापस हमसे कुछ हमारे लिए कुछ करेगा। सबसे पहली बात तो ये। लेकिन थोड़ा सा कहीं पे जब हम किसी की ऑफ द वे जाकर के, मतलब बहुत ज्यादा मदद ऐसी कर दें, और जब हमें कभी ऐसा महसूस हो कि हमें उसकी जरूरत है, वो आदमी होना चाहिए। जैसे राजनीतिक चीजें करते हैं, राजनीति में हैं, तो कई बार भीड़ की भी जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत भी पड़ती है। अब उस समय पे वो आदमी अगर कोई बहानेबाजी करे, जिस समय हम उस आदमी को देख रहे हैं, उस इंसान को देखने को फ्री है जी, लेकिन जिस दिन हमारा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है, हमारा कोई बड़ा कार्यक्रम है और हमें उसमें अपने भाइयों की जरूरत है, और उस समय पे वो हमारा भाई या बहन, उस समय पे हमें पीठ दिखाए, तो थोड़ा सा तो बुरा लगता है। देखिए, ह्यूमन नेचर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया सामान्य परिवार से आप हो, राजनीति में कोई है नहीं जी, डॉक्टर बनना चाहते थे जी। जब पहला चुनाव जीता और राजनीति में कदम रखा जी, तो माता पिता का क्या रिएक्शन था? क्या डांट पड़ी थी घर पे कि क्या करने निकला था और क्या कर रहा है? या जितने तेरे दोस्त थे, माता पिता जी ने बोला हो कि भाई जितने तेरे दोस्त थे वो 7-8 दोस्त डॉक्टर हैं, तू यहाँ पे एक राजनीति में घुस गया है,
तो कुछ ऐसी बात हुई थी घर परिवार में? नहीं, टचवुड मुझे मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है। अच्छा। सच बताऊं, मैंने जो भी किया है उसमें फैमिली ने मेरा साथ दिया है। अच्छा। उन्होंने यही कहा कि भाई जो भी कर रहा है तो सोच समझ के, हमें पता है तू ठीक करेगा। ठीक है। थोड़ा सा बस, मेरे फादर साहब जो हमारा चलता आ रहा है, मेरे दादाजी टीचर थे। अच्छा। गवर्नमेंट टीचर थे। अच्छा। तो मेरे फादर साहब भी टीचिंग में ही है। अच्छा। तो फादर साहब का थोड़ा सा ये था कि भाई बीएससी कर लिया, तू ना एमबीबीएस नहीं हो पाई है, तो अब तू एमएससी कर ले और टीचिंग की तरफ बढ़। हाँ। लेकिन मैं दूसरे रास्ते पे निकल चुका था। हाँ। तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी, तो मैंने पिताश्री को बोला, मैंने कहा पिताजी अब तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो जब चुनाव लड़ने का के बारे में सोचा, जो पहला चुनाव आप जीते या आपने पहले चुनाव के लिए पहला कदम रखा, तो पहली सोच क्या थी दिमाग में? कि भाई डॉक्टर वाली सोच तो निकल ही गई थी, लेकिन पहली सोच उस वक्त क्या थी कि भाई छात्रों के मुद्दे उठाने हैं, छात्रों के हितों के लिए लड़ना है, या कृष्णत्री ये चाह रहे थे कि नहीं मैं अब खुद का भला कर लूं? नहीं करण जी, मैंने आज तक जितने भी काम करे ना, कभी भी तो कुछ ऐसे सोच विचार के, कभी कोई टारगेट बना के, कोई चीज ऐसी नहीं कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, ऐसा कुछ नहीं रहा। ठीक है। मैं अब कभी भी, जैसे स्टूडेंट के मुद्दे कभी भी कोई होते हैं तो मैं हमेशा ग्राउंड पे मिलता हूँ। बिल्कुल। अब तो चीजें अब यूथ कांग्रेस में आ गए हैं, तो और जो हमारे साथी वो उठाएंगे सारी चीजें, हमेशा तो मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी ऐसा टारगेट नहीं बनाया, मैंने बताया ना आपको कि ऐसा कभी कोई टारगेट नहीं रहा मेरा कि जी हाँ ये चीज मिल जाए तो ये कर दूं ना, ऐसा कुछ नहीं था। बस था कि ठीक है, जिसका भला हो जाए ठीक है, जिसका भला हो जाए ठीक है। क्योंकि जो हमारा, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजों का कल्चर देखूं तो यहाँ पे ज्यादातर गरीब किसान मजदूर परिवारों के बच्चे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे आते हैं। और बहुत बार चीजें ऐसी होती है कि सिस्टम उनकी आवाज नहीं सुनता। बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि कोई चीज उनको ऊपर इम्पोज कर दी जाती है, थोप दी जाती है, तो उन चीजों की आवाज उठाने के लिए कोई तो चाहिए। तो फिर हमसे जो बन पाता था, मैं ये तो नहीं कहता कि जी मैं 100%, लेकिन हाँ 99% तो कोशिश ये रहती थी कि हाँ जो चीज उठाई है फिर उसको समाधान करवा के। तो NSUI युवा महासचिव से लेकर जी, और आज युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष तक, महासचिव माफी चाहूंगा, महासचिव तक, ये जो बीच का सफर रहा है कृष्ण भाई जी, इस दौरान आपको सफलता तो मिली जी, लेकिन इस दौरान के संघर्ष के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप, कि जो संघर्ष था इस दौरान? जी। और मुझे उन लोगों के नाम भी जानने हैं जिन लोगों ने, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन वो आपके साथ हाथ पकड़ के और आपको खींचते रह गए और आगे आज यहाँ तक लाकर बिठा दिया। तो इस संघर्ष के बारे में थोड़ा सा बताइए और उन लोगों के नाम के बारे में भी बताइए, चाहे वो आपके दोस्त हों चाहे परिवार का हिस्सा हो, कि भाई जिन लोगों ने लगातार आपका हाथ थामे रखा। देखिए 2012 से आज 2025 आ चुकी है, 25 भी आधा गुजर चुका है। तो 13-14 साल में जो लोगों का साथ, जो भाइयों का, जो बहनों का, जो मेरे बुजुर्गों का, जो मतलब जितने भी लोगों ने गाइड किया, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कई बार आपके साथ खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको सजेस्ट करते हैं अच्छी चीजें कि आप ये कर लो। तो मेरा जो है कि जैसे आज इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ बैठे हुए हैं, तो मुझे ज्यादातर कई सारे मीडिया में ऐसे बंधु मिले जो समय समय पे, जिनसे मैं पूछ लेता था कि मैंने कहा मैं इसमें ये करने की सोच रहा हूँ तो कैसा रहेगा, तो वो अपनी राय रखते थे। करता तो मैं वही था जो मुझे करना होता था, लेकिन सजेशन जरूरी है। और उससे पहले भी जो राजनीतिक रूप से जो मैं करता था, जैसे मैं जिलाध्यक्ष था फरीदाबाद का, तो जिलाध्यक्ष बनने के बाद जैसे कॉलेजों में कमेटी कार्यकारिणी बनानी होती है, सारे कॉलेज इतने सारे, फरीदाबाद तो एजुकेशन का हब है, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, हर कोने में गली मोहल्ले में कॉलेज है। तो यहाँ पर भी जो हमारे जो मेन लोग होते थे उन्हें बिठा करके कई बार कहीं पार्क में बैठ गए। भाई छात्र राजनीति में इतना तो पैसा होता नहीं कि आप मीटिंग है होटलों में करो और रोज दूसरे दिन होटल में जाके बैठो, सीधी सी बात है। तो हम सारे लोग बैठ करके चर्चा करते थे। मैंने कहा भाई उस कॉलेज से किसको बनाना ठीक रहेगा, कौन बच्चा ठीक रहेगा, कौन हमारे साथ लगा हुआ है, कौन एक्टिव है, तो हम उस नाम पे डिस्कस भी करते थे, उस नाम को चर्चा में लेकर के फिर उसको मैं अपने लेटर हेड पे उसको लेटर बना के, लेकिन वो सजेशन सबकी होती थी। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि नेहरू कॉलेज में कई सारे बच्चे, हमारे कई सारे साथी थे, वो सब कहने लगे जी मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है। तो आप यकीन मानोगे, लोकतांत्रिक रूप से हमने वहां भी लोकतंत्र को अपनाया था। हमने सारे लोगों को, जो मेरी कोर कमेटी थी, सबको बुलाया, बिठा लिया। मैंने कहा भाई फला 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 इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, हाथ खड़े करो भैया, ओपनली। जिसके लिए सबसे ज्यादा खड़े हुए हाथ, उसी को बनाया। अच्छा, फिर दूसरा नंबर पे आया तो उसको बनाया। तो जो आपने मेरे से जो सवाल पूछा है कि भाई आपके संघर्ष में कौन कौन लोग साथ रहे हैं, तो देखो सबसे पहले तो परिवार ही है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपका घर मजबूत नहीं है ना, आप घर से मजबूत नहीं हो, बिल्कुल, तो फिर आप बाहर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। तो घर से आपको अगर सपोर्ट मिलता है तभी आप बाहर कुछ कर पाते हो। बिल्कुल ठीक, ये तो है ही। और दूसरी बात, मेरे साथ आज तक इतने लोगों का साथ और सपोर्ट रहा है कि मैं अगर एक एक का नाम लूं
तो काफी देर तो इसी चीज में चली जाएगी और बिल्कुल। काफी सारे नाम छूट जाएंगे। बिल्कुल। मुझे जब जितने भी लोग आज तक मेरे साथ रहे हैं, चाहे किसी का रत्ती बरसा गिलहरी वाला होता ना, थोड़ा सा ही सहयोग रहा हो, सबका सहयोग और सबका आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं धन्यवाद भी करता हूं कि भाई आप लोगों के कारण कृष्ण अत्री बन पाया, फरीदाबाद में लोग जान पाए। नहीं तो गैर राजनीतिक परिवार से, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आया हूँ। पलवल में छोटा सा गांव पेलक पड़ता है हमारा, तो वहां से फरीदाबाद में आकर के इन सारे भाइयों का ही तो, भाई और बहनों की देन है जो जिनके कारण मैं ऊपर चल पा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल, कोई ऐसे करते, तो अगर मैं कुछ चुनिंदा का नाम ले दूं तो फिर बाकी जो छूट जाएंगे उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए मैं किसी का नाम ना लेके गागर में सागर बढ़ते हुए यही है कि जो जितना भी मेरे से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो मेरे से नफरत भी करते हैं, उनका भी सहयोग है। क्योंकि अगर नफरत करने वाले ना हो ना, तो जीवन में फिर जो चीजें अचीव करी होती है फिर उसका कुछ मूल्य नहीं रह जाता। ये बात ठीक कह रहे हो। अगर आपसे चिढ़ने वाले लोग ना हो, अगर आपसे नफरत करने वाले लोग ना हो, तो फिर उन चीजों का फिर मूल्य नहीं रह जाता ना। अच्छा, काफी लंबा संघर्ष आपका रहा और आज भी आप छात्र राजनीति में लगातार सक्रिय बने हुए हैं जी। आप छात्रों का मुद्दा लगातार उठाते रहते हैं जी। एक खबर भी बहुत वायरल हुई थी आपके साथ, जब कुछ बर्बरता हुई थी, लाठियां बांधी गई थी। जी, जी। तो वो क्या था, क्या मुद्दा था वो? देखिए 2018 की बात है और काफी सारी जो हमारी मांगे थी वो लंबे समय से चली आ रही थी। हाँ। तो उन पर प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा था। उसमें से जैसे हमारी हमेशा से ये रही है कि जो हमारे जो फरीदाबाद पलवल के हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, हाँ। ना रोहतक के चक्कर काटने पड़ते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। बिल्कुल। तो 2014 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से 3-4 रीजनल सेंटर पास हुए थे। अच्छा। तो फरीदाबाद में भी एक पास हुआ था। अच्छा। लेकिन जब से ये कोई पॉलिटिकल बहस नहीं है, लेकिन जो मुद्दा है मैं वो बता रहा हूँ। हाँ। तो जब से भाजपा आई थी, तो भाजपा आने के बाद में उसमें ना एक ईंट नहीं लग पाई। अच्छा। उस रीजनल सेंटर के नाम से मैंने कहा कुछ चीजें कुछ तो हल हो भैया। आप यूनिवर्सिटी, वैसे तो इन्होंने वायदा किया था कि हम हर जिले में एक यूनिवर्सिटी देंगे, लेकिन वो वायदे खोखले वायदे बन के रह गए। तो 2018 में जब काफी सारी चीजें बढ़ गई तो मैं 8 डिमांड के साथ बैठा हुआ था। अच्छा। हाँ। आप धरने पे बैठे थे? धरने पे बैठा था मैं 6 अगस्त 2018 को। ठीक है। मैं धरने पे बैठ गया था। उससे पहले अल्टीमेटम था, मैं अपने मन में विचार बना चुका था। मैंने कहा ना, मैं सजेशन सबके साथ लेता था, लेकिन विचार अपने भी खुद के भी होते थे कि जी हाँ ये काम करना है अब हमें। बिल्कुल। तो 6 अगस्त से पहले सीट बढ़ाने का मामला चल रहा था हमारा, तो सीट नहीं बढ़ रही थी। तो मैंने ये, उस दिन मंडे था, मुझे आज भी याद है, मैंने कहा अगर मंडे को 12 बजे तक सीट बढ़ गई तो बढ़ गई, नहीं तो उसके बाद फिर हम बैठ जाएंगे। ठीक है। 12 बजे तक सीट नहीं बढ़ी तो मैंने टेंट वाले को फोन किया। मैंने कहा भैया दरी भेज दे। दरी भेजी, शाम को पूरे दिन बैठे रहे। मैंने कहा परमानेंट धरना यही लगेगा। फिर जो उसमें मांग रखी हमने, पहली हमारी जो मांग थी वो सीट बढ़ाने को लेकर चली रही थी। वो वाली मांग हुई। तो एक दूसरा जो बड़ा गंभीर विषय था, वो गंभीर विषय था हमारी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है। ये 1917 के टाइम का है, मतलब 1970-71 में बना हुआ कॉलेज है। तो उस समय से इस कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बदली है। अच्छा। और 2016 में इसे पीडब्ल्यूडी ने कंडम घोषित कर दिया था। अच्छा। हमारे जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्रा हैं, अभी भी आज भी उस कंडम बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं। अच्छा। आज भी। अच्छा। बिल्डिंग पीछे बन गई है, उसका काम रुका हुआ है। ये हमारा मुद्दा है, पहले से ही मेरा मुद्दा था। एक ये था कि भाई कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाए। दूसरा, एक हमारे छात्र संघ के चुनाव 96-97 से बंद पड़े थे। हाँ। तो वो भी एक बड़ा मुद्दा था और मैनिफेस्टो में था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था। तो वो भी एक मांग थी। एक हमारा सेमेस्टर प्रणाली का था। मैंने कहा यार ये छुट्टियों में ही सारा समय निकल जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। बिल्कुल। तो जो क्वालिटेटिव एजुकेशन है ना वो नहीं ले पा रहे। बिल्कुल। बस जो पढ़ लिया, जो कर दिया, बस ठीक है, चल रही हैं चीजें बस। ठीक है। मैंने कहा शिक्षा का स्तर थोड़ा गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है। जो मुझे जरूरी लगा। हाँ। उसके अलावा एक जो मेन मांग हमारी 4 हो गई। एक और मांग थी हमारी, जो मैं चाहता था कि वुमेन सेल हर कॉलेज के अंदर गठन हो। अच्छा। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे गठन हो। ठीक है। कि जिस समय जब तक कॉलेज चल रहा है तब तक कॉलेज के अंदर एक महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए। जमीनी काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे ने कोई वल्गरिटी की, किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी की, कोई गाली गलौज किया, तो वो लड़के को नहीं बता पाती। बिल्कुल। अपोजिट जेंडर के चक्कर में वो एक्चुअल वर्ड नहीं बोल सकती जो बोलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर कॉलेज के अंदर वुमेन सेल होगी और पुलिस वाली लेडीज पुलिस अगर अंदर मौजूद होगी, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि तो बच्चों के दिमाग में बह रहेगा और इस तरीके की हरकतें नहीं होंगी। ये तो बड़ी जायज मांग थी। वुमेन सेल का गठन के लिए बोला था मैंने। 5 हो गई। एक हमारा मैगपाई पे ना, मैगपाई पे यहाँ हमारा जो नेहरू कॉलेज है सेक्टर 16 है, इसको क्रॉस करते हुए 16-17 हमारे कॉलेज के पीछे वाला गर्ल्स कॉलेज है ये भी, और जो क्वेड वाला ये भी, इन दोनों में से 16-17 छात्र छात्राओं की जान जा चुकी थी। तो उसके लिए फुटओवर ब्रिज की मांग थी। ये भी था। एक गवर्नमेंट कॉलेज में आप देखते हैं कि हमेशा मूलभूत सुविधाओं की कमी रहती है। मूलभूत सुविधाओं के बड़ा मामला सा खराब रहता है। पानी पीने का पानी नहीं होता, वॉशरूम्स नहीं होते, पंखे नहीं है। तो इस एक ये मांग थी। तो ये 7-8 मांग लेके मैं बैठा हुआ था।
जब कई सारे दिन हो गए तो हमने 24 अगस्त को मेरे साथ 5 छात्र मैंने और मेरे साथ 4 और बच्चों ने मुंडन करवाया था। अच्छा। बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट था वो। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट गया पूरे हरियाणा में। पता चला कि भाई हाँ, फरीदाबाद के अंदर कोई आंदोलन चल रहा है। 24 अगस्त की बात है, 24 अगस्त 2018 की। ठीक है। उस दिन हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी जब प्रशासन हरकत में नहीं आया, प्रशासन हरकत में नहीं आता देख के, तो 30 अगस्त को मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने कहा नेहरू कॉलेज का गेट बंद करते हैं। अच्छा। क्योंकि फरीदाबाद का सबसे बड़ा कॉलेज है और यहाँ से एक मैसेज जाता है। बिल्कुल। और सारे पॉलिटिशियन जितने भी हैं लगभग सारे नेहरू कॉलेज की ही पौध हैं। बिल्कुल। कोई भी लगा लो, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी। बिल्कुल। तो मैंने कहा, हमने 30 अगस्त को पूरे दिन कॉलेज का गेट बंद रखा। ठीक है। तो जैसे ही 2:30 बजा तो गेट, जब कॉलेज का टाइम खत्म हो गया तो गेट खोल दिया मैंने कहा बच्चे ही नहीं तो मामला हमारा खत्म हो गया। उस दिन जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने खूब साथ दिया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि हमें जो मैंने आपको मांग बताई है, इसमें से कुछ मांग तो ऐसी है जो हरियाणा लेवल की थी, कुछ मांग तो ऐसी जो हरियाणा लेवल की थी, और कुछ एक ऐसी थी जो स्पेसिफिक एक दो नेहरू कॉलेज की बिल्डिंग वाली मांग लगा लो बस, ये एक नेहरू कॉलेज से संबंधित थी। बाकी 7 तो पूरे हरियाणा लेवल की मांग थी, पूरे समूचे हरियाणा प्रदेश के छात्राओं के उसमें कल्याण के लिए थी। तो पुलिस वाले ने मुझे बोला, भाई कल का क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा जी कल का प्रोग्राम क्या, आप पहले वो जिद करते रहे मेरे से दिन में 30 तारीख को ही कि आप चलो डीसी साहब बुला रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा भाई डीसी साहब यहाँ 500 छात्र छात्राएं बैठे हैं, उन्हें यहाँ आने में क्या दिक्कत है? मैं इसी रूम में बैठ के बात नहीं करना चाहता ना। सेक्टर 12 से सेक्टर 16 तक का डिस्टेंस कितना, डीसी साहब आ जाएं और बात करें बैठ। बिल्कुल। डीसी साहब नहीं आए तो हम भी नहीं हटे, हम भी जिद पे थे अपनी पे। जब हम 30 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं तो 24 दिन से बैठे हुए हैं तो और सही, कोई बात नहीं। तो अगले दिन नेक्स्ट डे में इन्होंने क्या किया, पुलिस ने पहले से तैयारी कर ली थी, और जो मेरे साथ बच्चे बैठे हुए थे सबकी पर्सनल लेवल पर सबको धमकाया डराया गया, मतलब कि ताकि बच्चे अगले दिन ना आए। उन्हें पता था कि अगले दिन फिर गेट बंद होगा। तो जैसे मैं सुबह की बात है, तो पुलिस ने क्या करा, जैसे ये गेट है, ये गेट का वो हो गया पल्ला, यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। अच्छा। जो अगर गेट खुले तो गाड़ी में लगेगा। अच्छा। तो हमने हमारा था ही पहले से, भाई जब आप नहीं सुन रहे तो फिर चाहे पुलिस कुछ भी करो। वार्निंग भी थी पुलिस की तरफ से, मुझे वार्निंग दी थी पुलिस ने कि भाई हम कल को कुछ भी हो सकता है, सतर्क। मैंने कहा जी कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, इन चीजों से उनको डराना जो नए लोग हो, मैं तो नहीं डरता, सच्चाई तो ये है। और जब मैं 24-25 दिन अपने घर छोड़ के रात को भी यहीं रहता हूँ धरने पे ही, तो फिर मैं इन चीजों से क्यों डरूं? और जब मेरा ध्येय है वो ये सिर्फ इन छात्र कल्याण के लिए है, तो फिर मैं क्यों डरूं इन चीजों से? और फिर मुझे कोई अधिकार ही नहीं अपने आप को छात्र नेता कहने का। अगर मैं अपने इन छोटे बहन भाइयों के लिए, अगर मैं आपको स्टूडेंट लीडर कहता हूं, तो मैं इनको ये छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकता, तो मुझे मैं नहीं समझता कि मैं नहीं। ये जो छात्रों के लिए आपने लगातार संघर्ष किया, इसके लिए तो दीपेंद्र जी ने भी पीठ थपथपाई है आपकी। दीपेंद्र जी तो देखो समय समय पे मेरा हौसला अफजाई करते रहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब चुनाव हुए थे तो हजारों लोगों के सामने खड़े होकर के उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, उसकी सराहना की सबने। और दीपेंद्र जी का ये बड़प्पन है कि वो अपने कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं कि वो क्या संघर्ष कर रहा है, किस लेवल पे कर रहा है, कौन सी जगह पे कर रहा है, उसको देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं। अच्छा, आपने जब एनएसयूआई ज्वाइन किया, आपने जब चुनाव लड़ा, उस वक्त तो आपने बताया कि इतना माइंड में नहीं था कि एनएसयूआई ही क्यों, लेकिन आज जब आपको 12-13 साल हो चुके हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस ही क्यों? ये चीज मैं आपको बताऊंगा। पहले जो लाठीचार्ज वाला था वो रह गया, थोड़ा बताएं। लाठीचार्ज वाले में तो अगले दिन जैसे हम चले तो पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी थी पुलिस की, ठीक है, तो मैंने गेट बंद कर दिया। उनके जो गाड़ी थे उसे पीछे धकेल दिया और गेट बंद कर दिया। तो पुलिस ने 2-4 मिनट ही देखा था, उनकी पहले से तैयारी थी, उन्होंने लाठियां चलानी शुरू कर दी। ठीक है। मुझे उठा के गाड़ी में डाल दिया, मुझे अरेस्ट कर लिया। ठीक है। सेक्टर 16 चौकी ले गए। ठीक है। मेरे बाद एक आंटी थी हमारे साथ जी, उन आंटी पे भी इन्होंने, उनके साथ भी बर्बरता की, जबकि वो तो अपने बच्चों का एडमिशन करवाने आई थी। पुलिस का कोई मतलब ये कोई वो थोड़ी आंदोलन में उनका कोई रोल नहीं था, मतलब नहीं, वो बेचारी अगर अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आके हमारे साथ बैठ रही हैं, तो उन पे आप लाठियां थोड़ी चलाओगे। अच्छा। उनके साथ भी मारपीट करी गई, और जो लड़के लड़कियां थे उनके साथ भी मारपीट करी। तो मेरे साथ 9-10 लड़के लड़कियां अरेस्ट हुए थे, जिन्हें पकड़ के सेक्टर 16 चौकी में ले जाया गया था। तो वो अगले दिन पूरे हरियाणा प्रदेश के अखबारों में वो सुर्खियों में था मुद्दा। फरीदाबाद के इतिहास में, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि छात्रों पे पहली बार कोई इतनी बर्बरता हुई थी। तो वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चला। दीपेंद्र जी को भी इस बारे में, तो दीपेंद्र जी ने भी मुझे तुरंत फोन करके इस बारे में संज्ञान लिया कि भाई क्या बात है। तो मैंने कहा जी ऐसे हुआ था। तो फिर उसे अगले दिन फिर तीनों, जब उस समय पे भाई ललित नागर जी भी विधायक थे, और आपके उदयभान जी और करण दलाल जी, तो तीनों ललित नागर जी धरने पे आए थे उसी दिन, सेम डे, अगले दिन जिस दिन लाठीचार्ज हुई थी।
उन्होंने ललित नागर जी ने और उदयभान जी के बेटे देवेश जी थे और दलाल साहब की तरफ से था डेलीगेशन, तो उन्होंने सबने यही बोला था कि हम इसको विधानसभा में मुद्दे उठाएंगे। वो चला, चोरियां चकारी भी हुई उसमें, उस दौरान मेरे को हर कोशिश जो कर सकते थे ना तोड़ने की उस आंदोलन को वो की, लेकिन टूटा नहीं। वो 86 दिन रात चला। 86वें दिन रात जब बहुत लंबा टाइम हो गया, 86 दिन रात का मतलब अगर जेल के पहले वाले गिनूं तो 6 महीने दिन रात गिनते ना जेल में, तो कई बार अब तो बंद कर दिया, पहले दिन रात गिनते तो 6 महीने थे जेल के। और ये अपने मुंह से अपनी तारीफ वाली बात हो जाएगी, हरियाणा प्रदेश में, और मैं इतने लंबे टाइम से राजनीति कर रहा हूँ, मैंने तो छात्रों का इतना लंबा आंदोलन कोई देखा है जो इतना लंबा चलाओ और जिसकी मतलब कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी, मतलब जिससे चीजों का रिजल्ट भी आया, परिणाम भी आया हो। उसी समय पे जब हमारा धरना चल रहा था, उसी समय पे बिल्डिंग का फंड पास हो गया था। अच्छा। एफओ भी बनना शुरू हो गया था। अच्छा। और पहली बार चुनाव हुआ था। अच्छा। हाँ, उस साल चुनाव हुआ था। अच्छा। चाहे वो इलेक्शन नहीं था, सिलेक्शन था। अकेले जो भाजपा का समर्थित संगठन है एबीवीपी, वो नहीं कहते अपने आप को भाजपा का, लेकिन उन्होंने ही चुनाव लड़ा, उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया, तो उन्होंने ही वो चुनाव लड़ा। लेकिन ये था कि हाँ भाई, हमारे लिए वो सफलता वाली बात थी कि भाई हमने जो 20-22 साल से चुनाव बंद था वो हमारे धरने के कारण पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर वो चुनाव हुआ। वो ठीक है, हम सब छात्र यूनियन, जितने भी छात्र संगठन थे एबीवीपी को छोड़ करके, सबने उसका बाइकआउट किया। तो वो वाली बात हो गई थी, पापा मैं रेस में फर्स्ट आया हूँ। अच्छा। ना बेटा कितने लोग दौड़े थे, पापा अकेला दौड़ा था। तो वो वाला काम हुआ था। तो ये सारी चीजें थी उस दौरान बहुत, पर लेकिन हाँ 86 दिन रात जो उस जगह से लगाव हो गया था, जो चीजें थी वो आज भी कभी मैं याद करता हूँ तो झकझोर के रख देती है। मतलब वहां लोग शाम 4-5 बजे जब आसपास के कुछ लोग, बुजुर्ग लोग आना शुरू हो गए थे, वो देखते थे कि यार ये दिन रात में संघर्ष कर रहे हैं यार, रात को ही। और सुन लो 2018 में आप आज भी गूगल करके देख लेना, बारिश, इतनी भयंकर बारिश हुई थी भाई साहब, रात को वाटर प्रूफ टेंट तो उस तरीके से लग नहीं पाया था क्योंकि इतनी जगह नहीं थी वहां पे, पूरी रात भर जगना पड़ता था। आज भी वीडियो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, मेरे यूट्यूब अकाउंट पे भी हैं, आप वहां देख सकते हो कि भाई हम पूरी रात पानी निकालते रहते, पूरी दरी वरी सब कुछ भीग जाता था, बैठते थे। लेकिन भाई जब संघर्ष का रास्ता चुना है तो संघर्ष में ये सारी बाधाएं तो आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताएं दूसरा सवाल। बिल्कुल, दूसरा सवाल तो ये था मेरा कृष्ण भाई कि आपने जब एनएसयूआई से पहला चुनाव लड़ा तब आपने मुझे बताया कि ये दिमाग में नहीं था कि एनएसयूआई में जाना है या किसी और छात्र संगठन में जाना है, पर आज जब 12-13 साल हो गए और आप एनएसयूआई का पार्ट भी रहे, आज आप कांग्रेस का पार्ट हैं, युवा कांग्रेस का पार्ट हैं, तो मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस ही क्यों चुन रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं एक गैर राजनीतिक परिवार से हूँ। आपने ज्यादातर जगह देखा होगा कि जब तक किसी नेता का सपोर्ट ना हो, जब तक आपके अंदर वो वाली क्वालिटी नहीं है पानी मारने वाली, चाटू करते वाली नहीं है, तब तक आप सक्सेस कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन एनएसयूआई एक अकेला ऐसा छात्र संगठन है जिसमें चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है। अच्छा। मैंने खुद ने 3 चुनाव लड़े, यूथ कांग्रेस में चुनाव लड़के ही बनाऊं। तो इसमें क्या है कि राहुल गांधी जी का धन्यवाद है आपके इस प्लेटफॉर्म, मतलब मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि भाई चुनाव हो और गैर राजनीतिक परिवारों के जो बच्चे हैं, आम परिवारों के जो बच्चे हैं, वो राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े। तो एनएसयूआई एक ऐसा संगठन है जो बिना भेदभाव के सभी चीजों पर सभी छात्र छात्राओं की आवाज को उठाने का काम करता है। और जब मैं 2012 में जुड़ा था तो जब सीखा, जब चीजें देखी, और दूसरी बात एक ये भी देखूं कि अगर एनएसयूआई की जो अगर प्रोडक्टिविटी देखी जाए, अगर इसकी देखा जाए कि भाई इसका जो परिणाम, जो लोग एनएसयूआई में रहे हैं, तो एनएसयूआई की बहुत बड़ी बड़ी उपज रही है। जो लोग एनएसयूआई में रहे हैं और एनएसयूआई में रह करके पहले छात्र राजनीति में काम किया, फिर आज राजनीति की मुख्य धारा में, जैसे अशोक गहलोत जी आपके सामने हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और भी कई सारे नेता हैं जो एनएसयूआई से जुड़े थे और आज राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। और सिर्फ, और वो उनका अगर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड उठा करके देखोगे तो उन लोगों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कि जो उनके माता पिता राजनीति में थे या फिर कोई धनाढ्य परिवार से थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप संघर्ष करोगे, आप चीजों को उठाओगे तो डेफिनेटली आपके संघर्ष को सराहा जाएगा। और आप, दूसरी बात ये कि आप पे कोई चीज है ना इम्पोज नहीं करी जाती, थोपी नहीं जाती, आप ये मुद्दा नहीं उठाओगे, आप ये नहीं करोगे। अगर आपके सामने कोई मुद्दा है तो आप उसे फ्रिक्वेंटली उठा सकते हो, आप बिना संकोच करे उसमें आप बड़ा लंबा ढंग से अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हो। तो ये सारी चीजें देखी, पॉलिसीज देखी, और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब सब लोगों के प्रति एक प्रेम, कहीं कोई एक हेटर्स वाली बात नहीं, नफरत वाली कोई बात नहीं, वो वाली चीजें आप एक चीज सोच के देखोगे। मैं
अगर कहीं बैठा हूं, मेरे यार दोस्त हैं, और मैं किसी आदमी को धर्म के आधार पे आकलन करूं उसका, मेरी पार्टी उसका आकलन धर्म के आधार पे करे और मैं अपने यार दोस्त धर्म के आधार से चुनूं, तो मैं इसे 21वीं सदी में जरूरी नहीं समझता। ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि किसी और अन्य राजनीतिक दल से कभी ऑफर नहीं मिला कृष्ण अत्री को कि नहीं आप हमारे पास आओ, हमें ज्वाइन करो? देखिए, मिला था या नहीं मिला था ये तो एक चर्चा का विषय। अब मैं यहाँ कह दूं जी हाँ मुझे तो उनका कॉल आया था, उनका ना ठीक है, जब मुझे रहना ही यहाँ है, अभी तक तो मुझे मैं यहीं पर ठीक हूँ। हाँ। और यहीं अच्छे से काम कर रहा हूँ। जो मुझे मुद्दे उठाने, मैं अपना आज़ादी से, अपने मुझे बोलने का अधिकार है, मैं स्वतंत्र रूप से जो भी मुद्दा मुझे उठाना है मैं उठा सकता हूँ। स्वतंत्र तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ना 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 ऐसा नहीं है। आपको लगता है ऐसा कि है? आप एक चीज सोचो ना कि आप बोलो कुछ और करो कुछ, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप बोलते तो हो कि जी हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कर ना पाओ। आपके अंदर उतनी हिम्मत होनी चाहिए ना कि आपने अगर छात्रों के अगेंस्ट में कोई मुद्दा उठाया है, अगर छात्रों के अगेंस्ट में कोई फैसला लिया गया, तो उस पर आप प्रखर होकर अपनी आवाज रखो। मैं उसको मानता हूं कि हाँ ठीक है। अगर हमारी सरकार है, मैंने क्या 14 में किसी सरकार थी, हमारी सरकार थी, रीजनल सेंटर की मांग चली आ रही थी, तो हमने उसमें मध्यस्थता की, रीजनल सेंटर पास कराया। ये चीजें जरूरी है ना। अब भविष्य में कृष्ण अत्री का अगला कदम क्या होगा? कृष्ण अत्री क्या अब राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी जब स्टार्टिंग में ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था, तो मैंने तब भी कहा था कि मैं किसी भी चीज को इसलिए नहीं करता कि मुझे मेरा टारगेट ये है। हाँ। जो चीजें समय के अनुसार, जो समय की मांग होती है, उस हिसाब से हम करते रहते हैं। जो लगता है, जो मेरा पर्सनल भाईचारा है, जो वो चीजें सजेस्ट करते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है, वो हम दीपेंद्र जी से भी इन चीजों में पूछा जाता है कि जी ये चीज ठीक है, जो जैसा वो उनका भी आदेश लिया जाता है, क्योंकि वो मेरे नेता हैं, उन्हें मैं अपना नेता मानता हूँ। तो जैसी चीजें हैं, अब मैं आपसे कह दूं जी मैं तो नहीं एमएलए बनना चाहता हूँ, एमपी बनना चाहता हूँ, लेकिन इंसान का आज से कल का नहीं पता। मैं इस चीज पे मतलब कह नहीं सकता कि हाँ ठीक है, संघर्ष जारी है, जो किस्मत में लिखा हुआ है। कभी ऐसा लगा, जैसे डॉक्टर वाली बात आपने बताई कि भविष्य में डॉक्टर आप बनना चाहते थे, अब जब यहाँ आप खड़े हैं, इस पद पे आप बैठे हैं, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, तो कभी ऐसा मन में कभी ग्लानि आई, कभी 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए भी कि यार डॉक्टर ही बन जाता तो बढ़िया रहता? नहीं, मेरे को क्या है कि देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे अगर बात करूं मैं, तो मुझे अपने तरीके की लाइफ जीना पसंद है, जिसमें मेरा मन राजी है। डॉक्टर वाला भी आप ही का डिसीजन हाँ, मेरा ही डिसीजन था, लेकिन समय के साथ बदल गया ना। अब आप एक चीज से हैरानी हो गया आप जानकर कि जब तक मैंने 10th क्लास नहीं करी थी, तब तक मैं IIT बनना चाहता था। अच्छा। बीटेक करना चाहता था। हाँ। लेकिन समय के साथ चीजें देखी। उस समय आपने देखा होगा 2008-9 की बात है, उस समय ना बीटेक करने वालों की बाढ़ सी आई थी एक साथ। हमारे, अगर मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट पलवल की बात करूं, तो पलवल में ही आमने सामने ये वो फलाना कॉलेज बीटेक करवा रहा है, ये वो फलाना कॉलेज। मैंने कहा इतने इंजीनियर कहाँ जाएंगे रेस में, इतने इंजीनियर कहाँ जाएंगे। तो मैंने, जैसे किसान परिवार भी है, तो गेहूं काटते ना, लामनी बोलते ना, तो गेहूं काटते काटते में मेरे मन में एक विचार आया। मैंने कहा इतने इंजीनियर नहीं, मैंने कहा मेडिकल। तो फादर साहब से जैसे मैंने अपने घर में बताया मैं तो मेडिकल लूंगा। तो जैसे मध्यम वर्गीय परिवार है, तो घर वालों ने बोला मेडिकल बहुत महंगी लाइन है, इसका थोड़ा देख सोच समझ के करना। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, कोचिंग करेंगे, ट्रेनिंग देखेंगे, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके गिलानी विलानी तो कोई ऐसी, देखो कभी कभार मैंने बोला ना आपको कि जब थोड़ा सा बुरा लगता है कि हम किसी की सच्चे दिल से मदद करें, हेल्प करें, और उसका रिजल्ट भी आता हो, उसका परिणाम भी हो, उसको फायदा भी मिला हो, और तब वो व्यक्ति, अगर कभी हम उसको याद करें और वो आदमी बहानेबाजी करे, मतलब अटकलें लगाए कि जी ना ये है वो है, और वो उस हमारी सेवा भाव को दूसरा रूप दे, जबकि उसको पता है कि जो हमने किया है वो उसके साथ सही किया है, और लोग उस चीज को नहीं कर पा रहे थे, और अगर कोई और लोग उसको कर रहे थे तो उसके लिए पे भी कर रहे थे, मतलब फीस ले रहे थे। इनडायरेक्टली वे मैं बोलूं तो मैं, लेकिन हमने कभी भी जो काम किया वो निष्पक्ष भाव से। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा कृष्ण भाई आपसे, कि अब फरीदाबाद में इस वक्त ऐसे कौन से छात्रों के मुद्दे हैं या रह गए हैं जिनको आप कंप्लीट कराना चाहते हैं, जिनको आप उठाना चाहते हैं? देखिए, फरीदाबाद का जो अभी तक भी जो चली आ रही मांग है, वो यही है कि भाई फरीदाबाद और पलवल जो हमारा है, हमारे इन बहन भाइयों को ना छोटी छोटी मांग के लिए रोहतक चक्कर काटने पड़ते हैं। अच्छा। वो रीजनल सेंटर जो पास करवाया था, उनका पहले रीजनल सेंटर बनेगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी बन जाएगा, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगी चीजें। क्योंकि मीरपुर में था, वो पहले रीजनल सेंटर था, फिर वो यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारी यही सोचती है, पहले छोटी चीज लाएं, फिर उसे बड़ी में कन्वर्ट करवा लेंगे। एक तो यूनिवर्सिटी वाली बात है,
जो ये अभी एक टीज है मेरे मन में कि भाई हमारे इन बहन भाइयों को ना, जो छोटे बहन भाई हैं, इनको यार बड़ा लंबा चक्कर काटना पड़ता है। अगर आपका जैसे करण है और करण में KARAN है, KRAN हो जाए, एक A अल्फाबेट नहीं है, तो उसके लिए आपको रोहतक जाना पड़ेगा। अच्छा, इस छोटी सी बात के लिए आपको रोहतक जाना पड़ेगा। और देखने में आए तो लगभग अब सब जिलों में अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से हो चुकी हैं, बस हम ही लोग सफर कर रहे हैं खाली। गुड़गांव में अपनी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, कुरुक्षेत्र में अपनी है, रेवाड़ी में अपनी है, रोहतक में अपनी है, और अपना भिवानी में भी है, सारी जगह है। लेकिन हमारे ही वाले क्यों इस चीज को मतलब इस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं, तो ये भी मेरे मन में टीस है। एक हमारा जो नेहरू कॉलेज की बिल्डिंग वाला मुद्दा है, आप देखो आए दिन अर्थक्वेक, आए दिन भूकंप आता रहता है, भूकंप के झटके आते रहते हैं। अगर सोचो, मैं चाहता नहीं कि कोई इस तरीके की दुर्घटना अगर हो तो कौन जिम्मेदार होगा उस चीज का। जबकि 2018 में ही ये मुद्दा मेरा चल रहा है अभी, इस मुद्दे पे दोबारा से मैं आवाज उठाऊंगा अपनी। 2018 में ही मैंने अपना ये नेहरू कॉलेज वाली इसका इलेक्शन से पहले दोनों मंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्री ने भी और स्टेट वाले मंत्री ने, दोनों मंत्रियों ने उसका उद्घाटन भी किया था। 18-20 महीने का ही समय था जिसमें इस बिल्डिंग का निर्माण हो जाना था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज 2025 चल रहा है, 6-7 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक उस बिल्डिंग में किसी बच्चे ने कदम भी नहीं रखा। वो बाट जो रहा है, मतलब उसमें पता नहीं फंड नहीं दे रही है सरकार, क्या नहीं कर रही है, भगवान ही जाने। तो लेकिन ये मुद्दा मेरा अभी चल रहा है। और एक दो मुद्दे जो हैं, अगर कुछ ऐसा लगेगा, अगर कोई नया भी मुद्दा होगा तो 100% अगर मुझे लगेगा कि मेरी जरूरत है, तो मेरी जो नर्सरी है, जो मेरी शुरुआत है, वो यही तो है, NHY तो है। कल को वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे नहीं पता मैं क्या बनूंगा। अगर मैं कल को परमात्मा ने मुझे मौका दिया विधानसभा में बैठने का या लोकसभा में बैठने का, कहीं भी बैठने का मौका दिया, तो मैं अगर छात्रों की तब भी कोई बात होगी, इन फ्यूचर भी कोई बात होगी, तो तब भी कृष्ण अत्री ऐसे ही इनकी आवाज उठाता हुआ आपको कहीं ना कहीं सहारा देता हुआ ही मिलेगा आपको। क्योंकि ये मैं यहाँ की उपज हूँ, मेरी नर्सरी है छात्र राजनीति, मैं यहीं से निकल के आया। तो बहुत सारे मतलब मेरे लिए प्रेरणा है एक तरीके से कि भाई मैं यहीं से चला हूं। तो अगर इस प्रजाति को प्रॉपर अगर कोई दिक्कत आएगी तो कृष्ण अत्री 100% उनके साथ खड़ा मिलेगा। ये है बात। ये बहुत देखिए शानदार चर्चा हुई है कृष्ण अत्री के साथ, और चर्चा तो और भी लंबी हो सकती है। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं जरूर पूछूंगा, शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, कृष्ण अत्री बचपन में कैसे थे? क्या कभी माता पिता से किसी बात को लेकर मार खाई है कृष्ण अत्री ने? देखो, ऐसा तो कोई बच्चा ही नहीं जिसने अपने माँ बाप का मार के मतलब खाई तो किस बात पे खाई? नहीं, देखो सच बताऊं तो मैं मतलब वैसे पढ़ने में तो मैं ठीक था। अच्छा, हाँ, स्टार्टिंग से ही। शरारती थे? शरारती भी ज्यादा उतना नहीं था, बस ठीक था। मेरी मम्मी मतलब सोशल मीडिया तो वो नहीं देखती। वैसे वाले बच्चे तो नहीं थे बैल बजा के जो भाग जाते थे? कभी नहीं, ये सारी चीजें कभी नहीं करी। मेरी मम्मी आज भी कहती है, हम जैसे 3 भाई हैं, तो जैसे कभी कभार क्या होता था कि दोनों बड़े वाले शरारत करते थे, वो पिटते थे, मैं भाग जाता था। अच्छा। तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि ये बहुत चालू है छोटा वाला। कह रही जब इसे लगता है कि इसके दोनों बड़े भाई पिट रहे होते हैं ना, तो ये भाग जाता है छोड़ के, कि मैं घर छोड़ के भाग जाता है कि मेरा नंबर आएगा पिटने का। तो मैं ऐसे ही कई बार बचा था। बाकी मम्मी पापा का सच में टचवुड बहुत प्यार मिला है। जब मैं अभी भी उन्हीं के प्यार और आशीर्वाद से मैं बिल्कुल कृष्ण अत्री जो भी कुछ है, पहले तो फैमिली का सपोर्ट है, तब दूसरी चीजें हैं। बिल्कुल। जब मैं कोटा जाता था ना, 7 बजे ट्रेन, 7 साढ़े 7 बजे ट्रेन चलती थी यहाँ से, रात को 1-1:30 बजे चलती थी, पहुंचती थी वो कोटा जाकर। तो जब तक मैं अपने रूम में एंट्री करके पापा जी को फोन नहीं कर देता था कि मैं पापा जी मैं पहुंच गया हूँ, तब तक मेरे पापा सोते नहीं थे। अच्छा। 1 साल में वहां रहा, राजस्थान रहा। 1 साल में मम्मी पापा दोनों का 5-5, 4-4 किलो वजन टूट गया था, जबकि मेरे से बड़े 2 और भी हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे छोटा लाडला होता है ना? सबसे छोटा हूं मैं, ये है। हाँ, तो फादर साहब का तो हमेशा से बहुत लाड चाप रहा है। मारपीट मेरे को ज्यादा मतलब पढ़ने में ठीक था स्टार्टिंग से ही। स्कूल टाइम की बात करूं तो स्कूल टाइम में भी बढ़िया था, ऑन एवरेज था, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर भी कह सकते हैं। तो स्कूल टाइम में ऐसे कोई गुरु हो जिन्होंने कृष्ण अत्री को कभी किसी बात पे बोल दिया, जाओ पीछे जाके मुर्गा बन जाओ, ऐसा कुछ हुआ है कभी? ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, मतलब वैसे यार दोस्तों में हरकतों के ऊपर तो देखो गुरुओं का तो आशीर्वाद है, ये तो गुरुओं का आशीर्वाद है। मैं यूं कहूं जी ना मैं तो बड़ा वो था, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें तो हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आज भी हमारे जो गुरुजी हैं, वो इस पॉडकास्ट को बाद में देखेंगे, वो सुनेंगे, आज भी उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता है। स्कूल छोड़े हुए मुझे 12-13 साल हो चुके हैं, आज भी किसी मोड़ पर, किसी मौके पर या किसी ओकेशन पर पूरा भरपूर आशीर्वाद मिलता है।
कभी कोई मैं कुछ कर रहा होता हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो सामने से फोन आता है, बेटा बहुत बढ़िया किया, अच्छा किया तुमने, ये वाला मुद्दा अच्छा उठाया, अच्छा, ये वाली चीज तुमने अच्छी करी, अच्छा, इसमें ऐसे कर लो, इसमें ऐसे कर लो। मैं कोटा गया था, कोटा से भी जो हमारे गुरुओं ने, कोटा में तो जबकि एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में 2012 की बात अगर मैं करूँ तो 2011 में 37,500 बच्चे थे मेरे इंस्टीट्यूट में अकेले में। अच्छा, एलन कैरियर में, वो नामी गिरामी इंस्टीट्यूट था। उन 37,500 बच्चों में उन कई सारे हमारे गुरुजी ऐसे हैं जिन्हें मैं आज भी याद हूँ 12-13 साल बाद वहां से आ जाने के बाद। तो आशीर्वाद है मेरे पे तो पूरा। एक और चीज जो बड़ी मतलब कई बार लोग पूछते हैं, जैसे मैंने दादाजी का तो बता दिया, नाना जी का और बताना था। मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, ये दूसरी बार किसी पॉडकास्ट में मैं ये बात मतलब बोल रहा हूँ। ये तो बड़े गर्व की बात है। हाँ, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, लेकिन बहुत सारी देश के लिए भी गर्व की बात है। हाँ, देखो देश के लिए तो गर्व की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उनका बिल्कुल बिल्कुल मेरे नाना जी थे, मेरी मदर के फादर थे, बिल्कुल। ये लेकिन दुर्भाग्य है कि मैंने उन्हें देखा नहीं। अच्छा, हाँ, ना दादाजी को देख पाया, ना नाना जी को देख पाया। आशीर्वाद उनका पर है आज भी साथ। देखो आप ये चीज सोचो कि भाई नाना जी का तो चलो ठीक है, समझ में आता है, तो आज भी मामी हो, मामा तो नहीं है, मामी हो, मामी भी कहती हैं। और मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि बुजुर्गों का जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं यही सारी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल मतलब जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ इनके लिए, जो फ्रीडम फाइटर थे, बिल्कुल, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जी। मैं तो अंग्रेजों के चेलों से ही लड़ाई लड़ रहा हूँ। देखिए ये तो मैं नहीं कहूंगा। देखिए मैं ये गैर राजनीतिक एक मतलब एक वैसे ही नॉर्मल चर्चा है, मैं तो एक वैसे ही बात बोल रहा हूँ कि मेरे नाना जी ने तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, मैं तो फिर भी वैसे ही लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो उन्हीं का ही डीएनए है जो 2012 से 2025 आ चुका है। हर मुद्दे पर प्रखर होकर बोलते हैं, जो मांग उठाई है 90% मुद्दे ऐसे हैं जो पूरे करवा के दिए हैं। और हर एक मुद्दा हरियाणा लेवल का हो, जो फायदा भी हरियाणा लेवल पे मिला है जी। कि एक बार फीस बढ़ा दी थी सारे कॉलेजों में, सारी यूनिवर्सिटियों में, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं हमारी, गवर्नमेंट कोएडेड जितनी भी हैं, सब में फीस बढ़ने के बाद वापस करवाई थी हमने। अच्छा, फीस लोग पे कर चुके थे, उन्हें वापस चेक बटे थे उस समय के। और कोरोना काल की बात करूं, बहुत सारे लोग तारीफें बटोरते हैं। कोरोना काल के अंदर क्या हुआ था कि कोरोना काल में जब लोग अपने घरों से निकलना जरूरी नहीं समझ रहे थे, अपने खुद गैर मतलब खास भाइयों से दूरी बना के रख रहे थे, किसी को पता लगा कोरोना है तो उससे दूर भग रहे थे। हम उस समय भी रोडों पे थे, उस समय पे लोग बहुत सारा कहते भी थे कि जी अब ये हाय हाय कर रहे हैं तो मैंने कोरोना नहीं हो जाएगा। तो मैं उनसे एक ही बात कर रहा था, मैंने कहा अगर मेरे अकेले के कोरोना हो जाने से अगर पूरे हरियाणा प्रदेश का छात्र सेफ रहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगा। बड़ी बात है। YMCA यूनिवर्सिटी हो, लिंगियाज यूनिवर्सिटी हो, MD हो, सारी जगह एग्जाम पोस्टपोन कराए थे, सारी जगह मतलब छात्रों को हमने कोई भी परेशानी नहीं आने दी थी कोरोना काल में। और दीपेंद्र जी ने उस समय टीम दीपेंद्र के नाम से एक पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों की मदद करने के लिए बनाया था, तो उसमें भी सक्रिय भूमिका में रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो सेवा भाव है, ये दादाजी और नाना जी दोनों का डीएनए है, उन्हीं का आशीर्वाद है। बिल्कुल। बट ये मैं इस बात को सच बताता हूँ, ये मुझे फील होता है कि मैं उन्हें देख क्यों नहीं पाया, मतलब ऊपर वाले ने उन्हें इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया। सच में एक दिल में टीस सी है कि मैंने अपने ना नाना देखे ना दादा। चलिए, जो आज वो जहां से भी आपको देख रहे हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ ही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह सकारात्मक राजनीति में आप बिल्कुल अग्रसर होते रहें। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण अत्री, युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, और छात्रों की आवाज लगातार बुलंद करते रहते हैं। अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे।